हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर सेकंड क्लास। इंशाल्लाह कल तो चले, फिर भी थोड़ा बहुत हमारा जरा जनरल पर्सपेक्टिव में डिस्कशन ज्यादा हो गई थी। आज प्रॉपर हम अपना कोर्स को लाइन अप करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको। अच्छा। जी सर। अच्छा प्यारे भाई, बात ऐसी है ना कि कल तो हमने गपशप लगाई इस चीज पे कि टैक्सेस होते हैं, फलां होता है, ढिमका होता है, सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं, ये सारी कुछ होते जी हैं। सर। जी इनकम जी। की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक दूसरा छोटा सा पर्सपेक्ट एक टॉपिक है, हम पहले उसको देख लेते हैं कि आखिर यूके में टैक्स देता कौन है। मतलब ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो यूके में उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूके में तो ऐसा एज लिमिट कोई है नहीं कि भाई आपकी, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप एटलीस्ट 18 ईयर्स के हो तो आप फिर टैक्सेबल हो, तो फ्लैट का इस तरह की चीजें यूके में ऐसा का कोई सीन नहीं है। इफ यू हैव अ टैक्सेबल इनकम, आपको उस पर टैक्स देना है, बेशक आप 15-16 साल के या 70-80 या 90 साल के हैं, जितने की भी हैं, आपको टैक्स देना है, ठीक है। अच्छा, एक ये है अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं, ठीक है। मतलब टैक्स पर्सपेक्टिव से अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं तो आपको यूके की इनकम पे और वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होगा यूके में, ठीक हो गया। और अगर आप यूके के रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको, ऑब्वियसली जब आप यूके के रेजिडेंट नहीं है तो यूके का टैक्स, यूके में आप टैक्स क्यों पे करेंगे? यूके में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कोई यूके से इनकम है, उस पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज की कि यूके रेजिडेंट कौन होता है और यूके नॉन रेजिडेंट कौन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे, हम रेजिडेंट उस सेंस में आप इसको ना ले जाए कि भाई एक बंदा वहां का रहायशी, तो उसको रेजिडेंसी स्टेटस मिला हुआ है या पासपोर्ट मिला है, तो हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं और ना वो यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। रेजिडेंट से मुराद है क्या, जो टैक्स ईयर है। जिस तरह अगर मैं पाकिस्तानी टैक्स ईयर की बात करूं तो पाकिस्तानी टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। अगर हम पिछले टैक्स ईयर की बात करें या करंट की, तो हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। ये हमारा पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स ईयर आप इसको कह सकते हैं। यूके का टैक्स ईयर क्या होता है? वो होता है, हम जिस जिस टैक्स ईयर को फोकस करेंगे, हम फिलहाल उसको देख रहे हैं, ठीक है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम टैक्स ईयर 22-23 की बात करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023। अब बड़ा ऑकवर्ड सा टैक्स सी वो है इनका, ठीक है। मतलब अगर आपको देखा जाए ना, ये 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023, मतलब मंथ स्टार्ट से नॉर्मली टैक्स ईयर स्टार्ट होता है। जिस तरह पाकिस्तानी है 1 जुलाई से होता है या बाकी कंट्रीज के नॉर्मली मंथ के स्टार्ट से, तो बस इनका जो है ना फर्स्ट वीक के बाद से स्टार्ट होता है। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, कोई नहीं है भाई, ये बस लॉ है कि भाई यूके का जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक, ठीक है। हम जिस टैक्स टैक्स ईयर में खेलेंगे वो होगा 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023, क्योंकि फिलहाल वही टैक्स ईयर हमारा चल रहा है। क्योंकि टैक्स ईयर तो ऑल्दो एंड हो चुका है, लेकिन जिन लोगों की जो उस टैक्स ईयर में इनकम्स थी, टैक्सेबल इनकम्स थी, तो अभी उसकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह बन रही, जिसकी डेडलाइन होती है 31 जनवरी 2024। इस मंथ का जो एंड है ना, ये इसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो सो फॉर हमारा प्रीवियस टैक्स ईयर ही चल रहा है, क्योंकि अभी 5 अप्रैल 2024 आया नहीं है, तो इसलिए नया टैक्स ईयर जो है ना, हम अभी वो नहीं पढ़ सकते और ना उसके अभी तक रूल्स वगैरह एचएमआरसी ने पब्लिश किए हुए हैं। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमने टैक्स ईयर अभी डिफाइन किया 2022-23 का, जो कि स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक, इस टैक्स ईयर के अंदर कौन सा बंदा रेजिडेंट है, कौन सा बंदा नॉन रेजिडेंट है,
जो बंदा रेजिडेंट है वो यूके की इनकम पे भी टैक्स देगा और अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे भी टैक्स देगा यूके में। और जो बंदा नॉन रेजिडेंट है वो सिर्फ यूके में टैक्स देगा अगर उसकी कोई यूके की इनकम है तो। इसके अलावा वो टैक्सेबल नहीं होगा यूके में। अच्छा। अच्छा, टू इंटायर क्लास में आप लोगों ने एज्यूम ये करना है हम यूके में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ना ओवरसीज की, तो आप पाकिस्तान से ओवरसीज के एग्जांपल नहीं लेंगे, आप यूके से ओवरसीज। जैसे अगर मैं कहता हूँ ना हमारी ओवरसीज इनकम आ रही है पाकिस्तान से, तो आप कहोगे पाकिस्तान में तो हम बैठे हुए हैं। नहीं, हम यूके में बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान हमारे लिए ओवरसीज है, ठीक है। तो अगर हम ओवरसीज का वर्ड यूज करते हैं, इस तरह की चीज अगर हम फॉरेन इनकम यूज करते हैं, इट मीन्स कि यूके से बाहर, ठीक है। अपने इंटायर क्लास में अपने माइंड में ये रखना है कि हम यूके में बैठे हैं, ठीक। अच्छा, अब इनके थोड़े से रूल्स हैं, मैं थोड़ा सा क्विकली इनको लेके चलता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज बीच में नहीं है, बट देखना लाजमी है, क्योंकि क्योंकि रेजिडेंसी स्टेटस एक चीज होती है। अगर नॉर्मली कोई फॉरेन बंदा अगर यूके में आता है, तो उनका ये क्वेश्चन हम जरूर कैटर करते हैं कि यार क्या वो टैक्स रेजिडेंट है भी या नहीं यूके के लिए। क्योंकि अगर वो टैक्स रेजिडेंट ही नहीं है तो यूके में टैक्स देने का मकसद ही नहीं बनता ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंट। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा, ओवरसीज का मतलब क्या है कि यूके से बाहर। हम कह रहे हैं वो कौन सा बंदा होगा जो यूके का रेजिडेंट नहीं होगा और वो यूके के लिए एज अ ओवरसीज कहलाएगा उस टैक्स ईयर में, ठीक है। वो बंदा कौन हो सकता है? अगर उसने मैक्सिमम 15 दिन यूके में गुजारे हैं फॉर एनी रीजन, ठीक है। 15 दिन से ज्यादा नहीं, 15 दिन या उससे कम अगर दिन गुजारे हैं यूके में, तो यूके का रेजिडेंट नहीं है, उसको यूके में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उसने 15 दिन से ज्यादा दिन गुजारे हैं यूके में, लेकिन अप टू 45 डेज तक, लेकिन वो पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट नहीं था, मतलब उसका रेजिडेंसी स्टेटस यूके का नहीं था, तब भी वो यूके का नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। या अगर उसके 45 से भी ज्यादा डेज यूके में गुजरे हैं, लेकिन मैक्सिमम अप टू 90 डेज हैं, लेकिन उसका फुल टाइम वर्क या उसका जो ट्रेड है या जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है वो ओवरसीज है, वो यूके की नहीं है, तब भी आप यूके के ओवरसीज कहलाएंगे, ठीक है। मतलब यूके के रेजिडेंट नहीं है और आपको यूके में टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पास हो गया। ये अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एक बंदा मीट करता है ना, तो वो जो है ना वो यूके का रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा और उसको यूके में टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि किसको टैक्स रिटर्न जमा नहीं करानी किसको। अगर एक बंदा है, उसने 183 डेज या उससे ज्यादा दिन यूके में किसी भी टैक्स ईयर में स्पेंड किए हैं, तो वो इस टैक्स ईयर का यूके का रेजिडेंट कहलाएगा और उसे यूके में टैक्स रिटर्न जमा करवानी होगी, बेशक उसकी कोई इनकम थी या नहीं थी। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? अगर एक बंदा है, वो बेशक यूके में नहीं है, इस पूरे टैक्स ईयर में यूके में नहीं है, लेकिन इस पूरी दुनिया में उसका एक ही घर है जो उसके नाम पे, और वो यूके में है वो घर, तब वो यूके का रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो पिछले 3 साल 2 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है या 1 साल से पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन उसका पाकिस्तान में अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, एक ही घर है और वो यूके में सिचुएटेड है, तो यूके का रेजिडेंट कहलाएगा और उसको यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी होगी। एंड सेम, अगर एक बंदा, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये जो मेन उसकी जॉब है, वो यूके में है, बेशक वो उस वक्त यूके में अवेलेबल ना हो, वो यूके का रेजिडेंट कहलाएगा उस टैक्स ईयर के लिए। ठीक हो गया? या तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जी अवैस भाई। जी सर, इसमें दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा, उसके जो थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम 90 डेज इन टैक्स एंड हु वर्क्स फुल टाइम ओवरसीज। इस फुल टाइम ओवरसीज की जो वर्क है, इसमें डू वी हैव टू कंसिडर द जॉब पर्सपेक्टिव ओनली, अगर वो इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड भी है,
फॉरेन कंट्री में तो वो भी कंसिडर होगा। आप इसको अगर सोर्स ऑफ इनकम कहें ना, मेन सोर्स ऑफ इनकम, जी। आप इसको वो कंसिडर करें, ठीक है। फुल टाइम वर्क को मतलब उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो यूके में नहीं, यूके सप्लायर है। परफेक्ट। और सर अगर कोई, क्योंकि 90 डेज तक स्टेप 1 कवर कर रहा है और 183 से स्टेप 2 कवर कर रहा है, इनके बीच के अंदर कोई अगर कुछ होता है तो? आते हैं सर, ओके। टेंशन नहीं लेनी। ठीक है सर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये इन दो स्टेप में अगर किसी को मसला है तो वो पूछ ले। उसके बाद वाले जो ना, इसके अंदर वाली गेम है एक्चुअली, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो इन दो पॉइंट्स में कि भाई एक बंदा ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कब कहलाया जाएगा और एक बंदा ऑटोमेटिकली रेजिडेंट कब कहलाया जाएगा। अच्छा प्यारे भाइयों बहनों, जो खामोशी होती है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि नीम रजामंदी कहलाई जाती है। लेकिन हम इसको ऐसा समझते हैं, या तो आपको बिल्कुल समझ आ गई या आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ आ गई होगी। अच्छा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर इसका टैक्स ईयर जैसे 6 अप्रैल से आपने कहा कि 22 से लेके 5 अप्रैल 23 तक है। पाकिस्तान में इसको मेरा ख्याल है स्पेशल टैक्स ईयर कंसीडर किया जाएगा। तो इन उनके भी यूके में भी इस तरह के कोई स्पेशल टैक्स ईयर या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इस तरह का कोई होता है या सिर्फ नॉर्मल टैक्स ईयर एक होता ही टैक्स यार है, एक ही टैक्स यार है भाई मेरे। वो HMRC वाला जो है ना, वो कहता है भाई मैं अल्टीमेट अथॉरिटी, मैं जो कहूंगा आप लोगों ने वो फॉलो करना। ठीक हो गया सर। है? फिर ठीक है वो सर। कहेगा ओके। ये टैक्स यार थैंक है, यू। इस इन डेट्स के बीच में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है मुझे शो कराओ टैक्स रिटर्न। ठीक हो गया। ओके सर। थैंक यू। अच्छा जी। सर अब बात यहाँ थी, अगर हम इसकी बीच वाली गेम पे आए, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग दिलो दिमाग और कान खोल लें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टेक्निकल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सर आपने सबसे पहले अपने पास एक पेज पे 5 सवाल लिखने हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं अवैस भाई आए ना, हम आप आपसे थोड़ा गपशप भी लगाएंगे और आपसे हम थोड़ी सी चीजें भी पूछेंगे ताकि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें। जी सर। सर आप, मैं आपके पास आया ना और आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि सर ये मोहम्मद ओकाजो ने ये यूके का रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाले जो दो स्टेप्स हैं ना, ऑटोमेटिक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उसमें फॉलो नहीं किया, ठीक है। हम्म। तो आप सबसे पहले अपना नोटपैड निकालेंगे और उस पर आपने 5 सवाल लिखे होंगे और वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक हो गया सर। और जो जो सवाल मैं कहूंगा कि हाँ ये ऐसा ही है, तो आपने उसको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो आप मुझसे 5 सवाल कौन से पूछेंगे? आप मुझसे सबसे पहले पूछेंगे क्या आपकी क्लोज फैमिली जो है ना वो यूके में है या नहीं, ठीक है। मतलब क्लोज फैमिली में मतलब आपका स्पाउस, आपकी बीवी बच्चे, क्या वो यूके में अभी हैं इस टैक्स ईयर में, या वो वहां रहते हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन आप पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि हैविंग अ होम इन द यूके व्हिच इज हैविंग अ हाउस इन द यूके व्हिच इज मेड यूज ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर, क्या यूके में एक घर है आपका, इस टैक्स ईयर में आप उसमें रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपकी एकोमोडेशन जो है, आपका घर जो है, क्या वो यूके में है या नहीं, ठीक है, जिसमें आप रहे हैं, ठीक है। अब मुझसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछेंगे। थर्ड आप मुझसे पूछेंगे क्या पूरी दुनिया में आपने हर, मैं कहता हूं मैं पूरे पूरे टैक्स ईयर में 10 कंट्रीज में रहा हूं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मेजोरिटी काम मैंने किस कंट्री में किया हुआ है, मतलब सब्सटैंटिव वर्क, मेजोरिटी ऑफ वर्क मैंने किस कंट्री में किया है। और सब्सटैंटिव से इनका मुराद क्या है? 40 और मोर डेज, मतलब 40 से उससे ज्यादा वर्क, जॉब, बिजनेस आपने किस कंट्री में किया है, यूके में किया है या नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किया, तो आप उसको टिक कर देंगे, अगर नहीं किया तो आप उसको क्रॉस कर देंगे उस पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप मुझसे क्या पूछेंगे, क्या आप पिछले 2 सालों में यूके में पिछले 90 डेज या उससे ज्यादा रहे हैं या नहीं। पिछले 2 टैक्स ईयर्स में क्या आप यूके में 90 डेज से ज्यादा रहे हैं या नहीं, डिस्पाइट ऑफ द रीजन, मैं जिस रीजन के लिए भी आया हूं, लेकिन क्या मैं पिछले 2 टैक्स ईयर्स में 90 या उससे ज्यादा दिन के लिए यूके में रहा हूं कि नहीं, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन आप मुझसे क्या पूछेंगे, क्या जितने भी कंट्रीज में आप रहे हैं पूरे टैक्स ईयर में सबसे ज्यादा दिन आपने किस कंट्री में गुजारे, क्या वो यूके है या नहीं। मैं आपसे कहूंगा जी है या नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये मेरे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे ही है सर। जी सर, ऐसा ही है। अगर ओके जी। अच्छा,
अब आपने अपने पास वो 5 क्वेश्चंस तो टिक मार्क कर ली, ठीक है। फिर आप अपने पास एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उसमें ये लिखेंगे कि जनाब, क्या मैं पिछले 3 सालों में टैक्स रेजिडेंट था यूके का या नहीं। ठीक है, एक कॉलम में लिखे था, दूसरे में कहेंगे कि नहीं, पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में मैं यूके का टैक्स रेजिडेंट नहीं था। ठीक है, अब नीचे है। अब आपने क्या देखना कि भाई इस टैक्स ईयर में मैंने यूके में कितने दिन गुजारे, ठीक है। अगर मैंने 15 या उससे कम दिन गुजारे हैं यूके में, ठीक है, तो फिर तो मैं ये वाली कंडीशन मीट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ओवरसीज हो गया हूँ। तो तब तो आपको ये देखना ही नहीं कि मैं पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट था या नहीं था। ठीक है, फिर तो मैं स्ट्रेट अवे यूके का नॉन रेजिडेंट। ठीक है। सेकेंडली, 16 से 45 दिन, ठीक है, मतलब 15 से ज्यादा लेकिन लेस देन 45 डेज मैं यूके में रहा हूं, और मैं पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट नहीं था, तो तब भी मैं ये कंडीशन मीट कर रहा हूँ। ठीक हो क्या सर? तो मैं फिर भी नॉन रेजिडेंट, अगर मैं पिछले 3 साल में भी किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट नहीं रहा। लेकिन अगर मैं पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट रहा हूं, तो एटलीस्ट ये जो आपने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे, इसमें एटलीस्ट मुझे 4 क्वेश्चन क्वालिफाई करने होंगे, मतलब उस पर आपने टिक मार्क किया होगा कि हाँ ये सही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एटलीस्ट 4 या 5 के 5, मतलब मिनिमम 4 पॉइंट्स मुझे क्वालिफाई करने होंगे, फिर मैं यूके का रेजिडेंट कहलाया जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 46 मतलब 45 से ज्यादा लेकिन 90 डेज से कम दिन गुजारे हैं यूके में, और मैं पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट नहीं था, तो मुझे एटलीस्ट 4 पॉइंट्स क्वालिफाई करने होंगे। और अगर मैं पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट रहा हूं, तो फिर मुझे एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को क्वालिफाई करना होगा। अगर इन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन मेरे यस है, तो मैं यूके का टैक्स रेजिडेंट हूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 90 डेज से ज्यादा लेकिन 120 डेज से कम दिन गुजारे हैं, और मैं पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट किसी भी टैक्स ईयर में नहीं था, तो एटलीस्ट इन 5 में से 3 क्वेश्चंस को मुझे क्वालिफाई करना होगा। और अगर मैं पिछले 3 सालों में किसी भी एक टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट रहा हूं, तो मुझे इन 5 में से 2 क्वेश्चंस को क्वालिफाई करना होगा। और अगर 120 से ज्यादा मतलब 4 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम मैंने टाइम गुजारा है, मतलब 121 डेज से लेकर 182 डेज तक अगर मैंने टाइम स्पेंड किया है यूके में, और मैं पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट नहीं था, तो इन 5 में से 2 क्वेश्चंस अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूं, तो मैं यूके का रेजिडेंट कहलाया जाऊंगा। और अगर मैं पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर का यूके रेजिडेंट था, तो मुझे एटलीस्ट एक कंडीशन मीट करनी होगी। ठीक हो गया? ठीक है वैस भाई? जी सर जी। और अगर 182 डेज से ज्यादा मैंने डेज स्पेंड किए, तो फिर तो मैं ये ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट कहलाया जाऊंगा। मेक ठीक है सर। सेंस? अच्छा, हमारे मुदस्सर हुसैन साहब के क्वेश्चन है। जी पूछे सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर रेजिडेंट वहाँ पे नहीं है, हमारा ऑनलाइन कुछ काम है, बिजनेस है वहाँ पे यूके के अंदर, लाइक मेरा भी सर ऑनलाइन स्टोर है, रेजिडेंस से मतलब तो हमारा उसके लिए रिहाइश है। जी रेजिडेंस की मतलब मेरी रहायश की बात है, मैं वहाँ पे रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऑनलाइन एक स्टोर है। जैसे लाइक जैसे हमारे पास ब्रांड है, तो वहाँ पे मेरा कोई स्मार्ट बिजनेस के नाम पे भी स्टोर है ऑनलाइन, उसके लिए फिर क्या कंडीशन होगी? क्या आपका बिजनेस यूके में है? जी सर, बिजनेस मेरा यूपी में है, लेकिन फिजिकल अच्छा। बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस है। हाँ, तो हमने पहले, अगर आपको याद है, हमने एक चीज पढ़ी कि अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं, तब आपको यूके की इनकम और अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स यूके में पे करना होगा। लेकिन अगर आप यूके के रेजिडेंट नहीं हैं, आपके सिनेरियो में, तो आपको यूके में टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट यूके इनकम के। समझ आइए मुदस्सर साहब? सर मुझे समझ सर बिल्कुल नहीं आई, अगर आती तो मैं मेरा क्वेश्चन आता। सर मेरा मैं ये क्वेश्चन कह फिर दोबारा ये है कि बिजनेस है, उसके लिए मुझे क्यूरीज में मतलब मेरी मैं
एक कोर्स था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप यूके के अंदर बिजनेस करते हैं तो आपको एवरी 3 मंथ के ऊपर आपको एक रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, सर तो वो उसे वैट एज रिटर्न है ऑडिट सर, करेंगे। वो वैट रिटर्न होगी सर, सेल्स टैक्स, जनरल फिर भी सेल्स टैक्स। हम तो होगी, लेकिन इनकम टैक्स भी तो हमने जमा करवाना होगा कि नहीं करवाना? तो सर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपके सिनेरियो में आप बेशक यूके में नहीं रह रहे, आप यूके के लिए नॉन रेजिडेंट है, लेकिन आपकी यूके की सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस सोर्स ऑफ इनकम पे आपको यूके में टैक्स पे करना होगा। मेक सेंस? अगर आप ये देखें, ये लाइन, अगर आप एक्चुअली आपकी आवाज भी थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो मैं जितना समझ समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, मुझे ये आपके क्वेश्चन की समझ आ रही है कि मैं एक इंसान हूँ जो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है यूके में, जिससे मैं यूके में सेल्स करता हूँ और मैं इनकम जनरेट करता हूँ। तो लॉजिकली लीगली तो आप यूके के रेजिडेंट नहीं है, लेकिन आप यूके से इनकम तो जनरेट कर रहे हैं, तो जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं उस इनकम पे आपको यूके में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी। ऐसा कोई इंसान जो कहे कि यार मुझे इनमें से किसी भी एक चीज की समझ नहीं आई, तो मुझे हाथ खड़ा कर लीजिए। वैसे भाई आप पूछे। जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, एक्चुअली नो चीज़ें वरीज, नो वरीज। क्लियर करता जा रहा हूँ तो। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन इज लिविंग इन द यूके फॉर 46 to 90 days। अच्छा, अब नीचे टेबल के हिसाब से तो वी हैव टू सी दैट वेदर दैट पर्सन वाज नॉट अ यूके रेजिडेंट इन द लास्ट 3 years या नहीं। लेकिन जो हमारा स्टेप वन है उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर वो इवन वो 46 से 90 डेज में के दरमियान रहा है यूके में, लेकिन अगर उसकी फुल टाइम ओवरसीज जॉब है या जो भी उसका वर्क है बाहर है यूके से, तो फिर हम उसको टेबल को देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ओवरसीज रेजिडेंट हो जाएगा। ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है सर, एक चीज यहाँ क्लियर हुई। देखिए, दूसरा, जी, स्टेप स्टेप 3 पे आप देखिए, स्टेप 3 है, मतलब अगर आप पहले स्टेप पे क्वालिफाई नहीं करे, दूसरे पे भी नहीं करे, देन आप तीसरे पे आएंगे। परफेक्ट सर। सर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि लेट्स से एक इंडिविजुअल, आपको पता है यहाँ पे बहुत इजीली लोन मिल जाता है यूके के अंदर। दो मोड्स होते हैं, एक तो आप बाय टू लिव या फिर बाय टू रेंट, कि आपने घर मॉर्गेज पे लिया है रेंट आउट करने के लिए। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एक इंडिविजुअल है, उसके पास 10 घर हैं और मॉर्गेज सारी की सारी क्लियर हो चुकी है, उसने सब रेंट पे दिए हुए हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जब उसने यहाँ से मॉर्गेज लिए तो वो किसी जमाने में यहाँ पे रेजिडेंट भी होगा, तभी उसे मॉर्गेज इजीली मिल गई। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, अब वो यूके से बाहर किसी जगह सेटल हो गया और पिछले 3 सालों में वो यूके नहीं आया, और सिर्फ जो उसकी रेंटल इनकम आती है उस पर तो वो टैक्स दे देगा जैसे कि आपने बताया। लेकिन ऑब्वियसली फिर भी हमें ये देखना होगा कि वो टैक्स पर्सपेक्टिव से टैक्स रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं। अब जब हम एग्जैक्टली, उसको अब हम जब उसकी ये वाली एलिमेंट चेक करने जा रहे हैं कि वेदर ही इज अ टैक्स रेजिडेंट और नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है आपका यूके टाइज वाला, हैविंग अ हाउस इन द यूके विच इज मेड यूज ऑफ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, इसमें सर क्योंकि उसके 10 घर है लेकिन किसी में भी वो रहता नहीं है, सबके सब रेंट पे है, तो उसमें इस वाले ऑप्शन को कैसे कंसिडर करेंगे? अच्छा सर, आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा, टेक्निकल भी है, लेकिन बात ऐसे ना, देखिए चीज सिंपल सी है। आप कह रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं आपको जो हमने चीजें देखी उसके पर्सपेक्टिव से, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम? क्या वो घर से जो रेंट आ रहे हैं 10 घरों से वो है, या आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है? अभी सिंपल रखते हैं, रेंटल इनकम ही है। तो तो क्या हुआ, आप फुल टाइम वर्क कैरी कहाँ कर रहे हैं? यूके में। हम्म। तो आप यूके रेजिडेंट हुए या नहीं? ठीक है। बेशक आप यूके में नहीं रह रहे, लेकिन योर ओनली एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम बिलोंग्स टू यूके। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया। देन, हाँ। अच्छा, सेकंड सिनेरियो ये है कि मैं क्या कह रहा था, हाँ। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि अब जाहिर बात है, जिस तरह आपने कहा मुझे मॉर्गेजेस वगैरह मिले, तो मैं किसी टैक्स ईयर में तो यूके का रेजिडेंट भी रह चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप यूके रेजिडेंट रहते हैं ना, तो आप एचएमआरसी के पास अपना
ओनली होम जो है ना डिक्लेयर करते हैं, क्या वो यूके में है या ओवरसीज है, ठीक है। अगर तो आपका ओनली ओनली होम यूके, ओनली होम से मुराद जहां हम रह रहे हैं। हाँ अपने यूके में एक घर को अपना परमानेंट, उसको हम कहते हैं प्राइवेट रेजिडेंस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। वो आपने डिक्लेयर करनी होती है। अगर आपके दो घर है ना, जैसे एक घर है और एक अपने रेंट पे चढ़ाए हुए, ठीक है, लेकिन आपको इन दोनों में से वोटिंग करनी होती है, एचएमआरसी को बताना होता है कि भाई ये मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है, बाय हम्म। पेपर आपने उनको बताना होता है। तो क्योंकि इस पे मैं आगे आप लोगों को सीजीटी में बताऊंगा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको एचएमआरसी को बताना होता है, क्योंकि जब आप वो वाला घर बेचते हैं उस पे जो आपको कैपिटल गेन होता है, तो उस पे आपको प्राइवेट प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ मिलता है। ओके। तो आपको एचएमआरसी को बताना होता है कि भाई मेरा जो एक्चुअल रेजिडेंस है ना, जो मेरा एक घर है, जो मेरा परमानेंट होम है, वो कौन सा है। वो अगर आप ओवरसीज शो कर रहे हैं दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यूके में शो करते पर तो आपको ओनली होम जो है ना वो है यूके में, फिर तो आप रेजिडेंट ही हो गए। ठीक है सर, लेकिन लेट सपोज अगर वो नहीं है, क्योंकि बंदा, मेरे वाले एग्जांपल में बंदा रह ही नहीं रहा यूके में, वो बाहर रह रहा है यूके से, लेट से वो यूएई में रह रहा है। सर आपने यूके में ये तो बताया होगा ना एचएमआरसी को मेरा ओनली होम यूके में है या ओवरसीज है। लेट से वो यूके में नहीं है, ओवरसीज में, क्योंकि जब वो पिछले, मैं अजम्पशन नहीं ले रहा हूँ, वो पिछले 3 साल से यूके नहीं आया, नॉन रेजिडेंट है यूके का टैक्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अब अगर अच्छा। वो बाहर रह, क्योंकि सर एज लॉन्ग एज अगर उसकी सारी की सारी इनकम यूके में आ रही है, तो मसला है खत्म ना, फिर तो वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो टैक्स देना है। मसला रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का जो असल इम्पैक्ट उस बंदे को पड़ेगा, वो इस पे पड़ेगा कि उसे वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स यूके में देना पड़ेगा, विच इज अ ह्यूज नंबर। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे फिर दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है कि क्या आपकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम वो रेंटल प्रॉपर्टी है या आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है। अगर रेंटल है भी तो वो फिर ग्लोबल है, सिर्फ यूके में नहीं है, और अगर मल्टीपल है तब भी वो यूके के अलावा भी है। अच्छा अच्छा, अगर आपकी मल्टीपल है मतलब बाकी ओवरसीज इनकम भी आपके पास आ रही है और यूके से भी आपको इनकम आ रही है, और आप किसी भी टाइम में फिलहाल आपके सैलरी में आप फॉल नहीं करें, तो आप यूके के नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन आपको यूके रेंटल इनकम पे यूके में टैक्स देना होगा, अपनी परफेक्ट। तो वर्ल्ड सर वाइड ये जो इनकम पे नहीं दिया। सेकंड पॉइंट है, हैविंग अ हाउस इन द यूके, ये वाला उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हम नो करेंगे कि ये इस पे नहीं लग रहा, ये टाइज जो है ना वो मैच नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। परफेक्ट सर, थैंक यू, थैंक अच्छा, एनीवन एल्स, किसी को इस चीज में समझ ना आई हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं कोशिश करूं कि मैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली कि मोहम्मद नईम साहब जी फरमाएं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, दो क्वेश्चन थे। एक तो मुझे इसकी डेडलाइन बता दीजिए, ये मिस हो गई थी। और सेकंड ये कि आपने बताया था कि अगर कोई ओवरसीज है और यूके में उसकी इनकम जनरेट हो रही है तो उस पर टैक्स देगा। तो टैक्स देने के लिए हमें टैक्स रजिस्टर होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एनआई नंबर चाहिए होगा। तो क्या ओवरसीज पर्सन भी एनआई नंबर मतलब कर सकता है अप्लाई, या उसको मिल सकता है? अब एनआई नंबर देखें, आप अगर यूके में आप जाहिर बात है कोई सोल ट्रेड बिजनेस, जिस तरह हमारे पिछले क्वेश्चन में था कि उनका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो जाहिर बात है जब जी। आप यूके में टैक्स जमा करा रहे हो तो आपको यूटीआर नंबर चाहिए होता है, यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर चाहिए होता है, उसके बेस पे आपको टैक्स रिटर्न जमा कराते हो, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा एनटीएन नंबर होता है, यूके में यूटीआर, यूनिक टैक्स तो सर रेफरेंस नंबर कहते हैं यूटीआर उसको। यूटीआर के लिए भी तो हमें एनआई नंबर चाहिए होगा। तो एनआई नंबर तो जाहिर बात है आप यूके में जो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई वो तो मिलेगा ना, फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं। सर ऑनलाइन, जैसे अभी आपने एक भाई ने सवाल भी किया था कि वो मतलब वो यूके में उनका स्टोर है ऑनलाइन और वो वहां से इनकम जनरेट हो रही है, तो आपने कहा उस पे आपको देखिए, टैक्स देना है। उसके लिए तो टैक्स उसके देने लिए से पहले आपको हमें रजिस्टर होना पड़ेगा, और रजिस्टर होने के लिए देखिए, आप जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके लिए आपका भी। एनआई नंबर होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एनआई नंबर चाहिए होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आप लीगली अलाउड है या नहीं जॉब करने के लिए। बिजनेस तो आप कर सकते हैं, बिजनेस की तो कोई रुकावट नहीं है आपको, ठीक है, और आपको यूटीआर रजिस्टर होने के लिए भी मीन्स के सेल्फ असेसमेंट का यूटीआर नंबर हम हासिल कर सकते हैं। वो हो सकता है, लेकिन लिखना होता है अगर आप, क्योंकि मैं आपको जेनेरिक एक बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली अगर हमारे पाकिस्तानी जिधर जाते साथ पहले दिन कारोबार तो नहीं शुरू करते हैं ना, हमेशा पहले ऑड जॉब्स करते हैं, छोटी मोटी कोई जी। जॉब शॉप ढूंढते हैं, वो ही करते हैं ना।
जब जॉब कर लो जारी बात है, आपको जब जी आपको वीजा ही मिलता है तो आपको वर्क अलाउड होता है ना, थोड़ा बहुत 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, तो जारी बात है वो आपके एनआई नंबर से एसोसिएट होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, हमने ये बात तो कर ली कि भाई टैक्स देगा कौन, कौन नहीं देगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि टैक्स देना किस चीज पे, ठीक है। अब वो तो चले, हमने कल भी थोड़ा सा हमें हमारे वैस भाई ने बताई थी कि सर ये इनकम हो सकती है, इस पर हम टैक्स देते हैं। हमने भी कहा जी बिल्कुल होती है। थोड़ा सा अभी हम थोड़ी किताबी चीजें देख लेते कि ये हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जेम्प्ट कौन सी है। वो इनकम्स जिस पे आपको यूके में टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर आपकी वो इनकम है तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, वहां पे गवर्नमेंट के अपने बॉन्ड्स वगैरह टाइप होते हैं। आप वो अगर परचेज करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपके टैक्सेबल नहीं होते। गेमिंग विनिंग हो गई, बैटिंग हो गई, लॉटरी या प्रीमियम बॉर्ड्स वगैरह अगर आपको कोई निकल आता है, मतलब जुगो वगैरह इस तरह की, अगर ये कोई स्पोर्ट्स वो जो होते हैं ना, स्पोर्ट्स इवेंट अब आप कोई जीतते हैं उसके प्राइज मनी वगैरह आपको मिलती है, इस तरह की चीजें जो थी ये एग्जैम्प्ट है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना होता। अच्छा, स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है, जैसे अगर मैं हूं, स्कॉलरशिप मुझे मिली है तो वो मेरे लिए एग्जैम्प्ट है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप मेरे बच्चों को मिली है तो वो मेरे लिए टैक्सेबल कहलाई जाएगी। ठीक हो गया। मैं एक इंडिविजुअल, चूंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल बंदे की बात हो रही है, जैसे मैं मोहम्मद वकास में अपनी बात कर रहा हूँ। अगर तो मुझे, चाहे वो स्टेट की तरफ से है, जॉब की तरफ से, कहीं से भी अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और वो मुझे पर्सनली मिल रही है मेरी एजुकेशन के लिए, देन दैट इज एग्जेप्ट। इफ इज प्रोवाइडेड फॉर माय चिल्ड्रंस, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी, चाहे वो मेरे पार्टनर हो, मेरे बेगम हो या मेरे बच्चे हो। उनमें से किसी को अगर मेरी वजह से स्कॉलरशिप मिल रही है तब वो टैक्सेबल है और उस पर हमें टैक्स देना होगा। अच्छा, ये आपके पास एक इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट एक ओपन कर सकते हैं आप, 3600 उसकी लिमिट होती है। तो उससे अगर आपको इनकम जनरेट होती है, इंटरेस्ट आता है, वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। अगर आप उसको बेचते हैं तो उस पे भी, मतलब कोई गेन वगैरह अगर आपको उस पे होता है, उस पे शेयर्स पे, तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है। स्टेट बेनिफिट पेड इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, सिकनेस और डिसेबिलिटी, अगर आपको स्टेट की तरफ से इनमें से किसी भी वजह से पैसे मिलते हैं तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होते हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको स्टेट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, या आपकी बीमारी की वजह से, या आपकी किसी डिसेबिलिटी की वजह से अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपकी एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ टैक्स, ये तो मुझे अवैस भाई बताएंगे सर, ये तो मैं क्योंकि खुद आप आपसे पूछ रेलिवेंट बन। है तो मैं आपसे मैं पूछने वाला था। सर सीधी सीधी अंग्रेजी लिखी हुई है, आपके ख्याल में क्या क्या कह रहे हैं ये? रीपेमेंट ऑफ टैक्स से क्या मुराद है? अच्छा, रीपेमेंट ऑफ टैक्स क्या चीज हो सकती है? टैक्स मैंने भर दिया, मैं उसको रीपे, मतलब मुझे वापसी मिल रहा है, ओके। उस पे और जो उस पे HMRC इंटरेस्ट ने आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट मुझे पे करी क्योंकि मेरा पैसा निकल गया था, ओके। तो टेक्निकली इंटरेस्ट HMRC मुझे पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउड हो गया, मतलब एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक हो गया सर। एग्जैम्प्ट है। अच्छा, अब मैं बाकियों को समझा देता हूँ कि क्या चीज है। सर देखिए, ऐसा होता है ना, HMRC जो है ना वो बहुत थोड़ा बदतमीज टाइप बच्चा है। और वो जो है ना बिल्कुल हेरा फेरी नहीं करता है। वो उसने आपको सीधे सीधे बताया है, अगर आप टैक्स वक्त पे नहीं करेंगे, टैक्स रिटर्न वक्त पे जमा नहीं कराएंगे, तो मैं आपको पेनल्टी चार्ज करूंगा। फिर मैं आपको दोबारा पेनल्टी चार्ज करूंगा। और फिर कुछ कुछ अरसे बाद मैं उस पेनल्टी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। ठीक है, पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये तो बड़ा ही शातिर बच्चा लग रहा है हमें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी है इस सेंस में कि अगर आपका रिफंड बन रहा है और वो अभी तक HMRC के पास पड़ा हुआ है और आपने अभी तक वो नहीं निकलवाया, तो आपको उस पे इंटरेस्ट आपको उल्टा मिलेगा। ठीक है। और वो इंटरेस्ट जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। जी सर। अब सब जी। जी सर, इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो सर, उमूमन पाकिस्तान में तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो क्योंकि लोग उमूमन टैक्स इतना वॉलंटरली भरते नहीं है,
तो वहाँ पे विदहोल्डिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे इनकम टैक्स भी विदहोल्ड होता है, और SRB PRA KPRA भी विदहोल्ड का कॉन्सेप्ट है, जो बाद में जाके आप उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कराते हो। यहाँ पे मैंने इस किस्म का कॉन्सेप्ट सुना नहीं है कि आपकी जो ना विदहोल्डिंग हो रही है इनकम टैक्स की। तो सर क्या ऐसा इंस्टेंस हो सकता है कि जहाँ पे टैक्स हमने ज्यादा पे कर दिया, और क्योंकि जब हम टैक्स पे करने जाते हैं, जैसे कल डिस्कस हो रहा था, तो हम HMRC का पोर्टल यूज कर रहे होंगे टू इवेलुएट या टू कैलकुलेट हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे। तो ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि वी हैव पेड मोर एंड देन HMRC हैज टू रिफंड अस? अगर आपने ओवर पेमेंट की हुई है टैक्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पर्सनल टैक्स के जुमरे में बताऊं, तो आपने यार, मैं आपकी इसकी भी एक सेकंड, हमने ओवर पेमेंट हमारी बनती है, लेट्स से हमारा टैक्स रिफंड बनता है, ठीक है। हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, ठीक है, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर जो है उसने ओवर पेमेंट मुझे चार्ज की हुई है, मतलब जितना मेरा टैक्स बनना चाहिए तो उससे ज्यादा उसने चार्ज किया हुआ है और HMRC को सबमिट किया हुआ है, ठीक है। जब मैंने अपनी टैक्स रिटर्न बनाई तो मेरा रिफंड बना, ठीक है। तो वो रिफंड HMRC के पास पड़ा हुआ है, जब तक मैं वो निकालूंगा नहीं उस पे एक सर्टेन टाइम के बाद HMRC उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगी, और वो फिर मुझे इंटरेस्ट समेत रिफंड होगा, ठीक है। ठीक है सर। मतलब एम्प्लॉयर से मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक का खमियाना जो है वो HMRC भर रहा है। क्यों, HMRC को नहीं पता कि आपका कितना टैक्स बनता है? ठीक है सर। अच्छा ही सर नो एवरीथिंग। ठीक है, इवन थैंक यू। इवन मैं फॉर योर क्लैरिफिकेशन, HMRC इतना स्मार्ट है कि नो डाउट मिलियंस ऑफ टैक्स रिटर्न हर साल जमा होती है, ठीक है, मिलियंस ऑफ। लेकिन अगर आपने टैक्स में कोई सर कोई मेजर मिस्टेक की हो ना, आप टैक्स कैलकुलेशन आपने गलत की हुई है, टैक्स अपना गलत कैलकुलेट किया हुआ है ना, तो आपका जो पोर्टल होता है, आपने टैक्स रिटर्न जमा कुछ और कराई होगी, HMRC के पोर्टल पर टैक्स लायबिलिटी वही शो हो रही होगी जो एक्चुअली होनी चाहिए, HMRC खुद ही अमेंड कर देता है। अच्छा यस। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है, स्कॉलरशिप पेड टू टैक्स पेयर इज एग्जेम्प्ट, यानी लेट्स से अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली किसी भी बॉडी से, तो वो इनकम तो हो गई एग्जेम्प्ट। अब आगे जो पॉइंट है वाला स्कॉलरशिप पेड टू टैक्स पेयर्स फैमिली मेंबर इज टैक्सेबल, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है सर। आप फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब की वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली कि आप फलां यूनिवर्सिटी में फलां डिग्री आप कर लें, ठीक है, देन वो स्कॉलरशिप एग्जाम्प्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी जॉब की वजह से आपकी कंपनी की तरफ से आपकी बीवी या आपके बच्चों में से किसी को स्कॉलरशिप मिली है, देन वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये तो हमने सर देख ली थी कि क्या कहते हैं एग्जाम्स देख ली थी, चार्जेबल हमें कल हमारा वेस्ट भाई ने बड़े डिटेल में बता दी थी, मोर और लेस यही कॉमन इनकम्स होती हैं जो कि आपके पास आती हैं, और ये सारी की सारी टैक्सेबल, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ट्रेडिंग इनकम है, पेंशन इनकम है, और सेविंग इनकम है। सेविंग इनकम अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने बैंक में पैसा रखे हुए हैं सेविंग अकाउंट में, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या शायद आप लोग को इतना शायद सामना ना हो, बट यूके में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो यूके में तो खैर नहीं, वर्ल्ड वाइड भी आप ये चीजें कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियोज परचेज करते हैं, अक्सर बैंक्स भी ऑफर करते हैं, जिस तरह अगर यूके की मैं आपको बात बताऊं तो बार्कलेस भी ऑफर करता है, सैंटेंडर भी करता है, इस तरह के बैंक्स जो होते हैं पोर्टफोलियोज ऑफर करते हैं। पोर्टफोलियोज में क्या करते हैं, आप पैसे डिपॉजिट करते हैं और आपके बिहाफ पे वो किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है, उसका एक पोर्टफोलियो परचेज कर लेते हैं। उसमें आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी आ रहा होता है, इंटरेस्ट इनकम भी आ रही होती है, तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपकी सेविंग इनकम, उसमें जो इंटरेस्ट का फैक्टर होता है वो आपका सेविंग इनकम में आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, परफॉर्मा को इसको आप साइड पर रखें, वो मैं आपको इजी होके सारा कुछ बताऊंगा। ये मेरे ख्याल में ये मैं आपको एक्सेल पे ही समझा दूं तो ज्यादा ही बेहतर रह जाएगा हमारे पास।
सर ये हमारे पास बैंड्स है, टैक्स बैंड्स हो गए हमारे पास, और इस पे जो हमारे टैक्स रेट्स लगते हैं वो लगते हैं 20%, 40%। सर ये सिनेरियो है। अच्छा, ये पेमेंट ऑन अकाउंट किसने पूछा? POA, एनीवन? नासिर साहब, मेरे पास मैसेज में आया हुआ है, POA लिखा हुआ है, आई बिलीव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, नासिर साहब। सर जी वो आपने क्वेश्चन किया था ना कि रिफंड किस तरह जनरेट हो सकता है, तो पेमेंट ऑफ अकाउंट ईयर में 2 दफा पे करना पड़ता है अगर इस यस, सूरत में भी। उससे भी होता है, उससे भी होता है, पेमेंट ऑन अकाउंट से भी होता है, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेमेंट ऑन अकाउंट से भी आपका टैक्स हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। अगर आपका टैक्स कम बना होता है तो पेमेंट ऑन अकाउंट जो आपने की होती है उससे भी आपका टैक्स कम रिफंड बनता है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन मैं पेमेंट ऑन अकाउंट इस वक्त नहीं बताना चाहता क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। ठीक हो ठीक है गया? सर। क्योंकि अभी हमने इनकम देखी ही नहीं है, और फिर मैं अगर बताऊं कि इतनी इनकम पे क्लास 4 NIC भी मैं ऐड कर दूं, अगर वो 1000 से ऊपर है तो आपको पेमेंट ऑन अकाउंट देनी पड़ेगी। पेमेंट ऑन अकाउंट क्या होती है? अभी उस जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनी है उसका हाफ इस साल 20 साल पे करोगे, हाफ जो है ना वो 31 जुलाई को पे करेंगे। तो वो एक लंबी स्टोरी बन जाएगी। तो फिलहाल क्या कहते हैं ना, अलिफ बे पे से स्टार्ट करते हैं, वो जो है ना बीच की बातें हैं। अच्छा ठीक है। सर, ये चीजें, ये हमारे पास टैक्स बैंड्स है UK के, ठीक हो गया प्यारे भाई? अगर तो आपकी इनकम 1 पाउंड से लेकर 37,700 पाउंड तक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%। और आपकी अगर इनकम 37,700 से ज्यादा है, बाय द वे हम एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं, मंथली की बात नहीं करें, एनुअल इनकम पूरे साल की। और इसमें पूरे साल में कौन कौन से कवर होंगे? जितनी भी आपके टैक्सेबल इनकम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, रेंटल इनकम हो गया, डिविडेंड्स, सेविंग इनकम, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम्स है, उन सबको आप सम करेंगे तो वो अगर आपकी 37,700 तक है तो वो आपकी 20% टैक्स उस पे लगेगा। और अगर आपकी इनकम 37,700 से अबव है तो जो अबव है उन पे 40% लगेगा, अप टू 1,50,000 तक की इनकम। लेकिन अगर आपकी इनकम 1,50,000 से भी एक्सीड होती है तो जो 1,50,000 से अबव इनकम आपकी जाएगी, उसमें प्यारे भाई आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के 45% टैक्स दे देना है। इन शॉर्ट, आधा तेरा आधा मेरा, वो वाले हिसाब होगा। तो ये स्टोरी होती है इनकी। तो यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ नहीं है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी को यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थोड़े थोड़े मैं ट्विस्ट डालता रहूंगा बीच में, टेंशन ना ले आप। सर इसमें सर जिस तरह से जो इनिशियल पहला फर्स्ट बेसिक बैंड है उस पर 20% लगेगा, फिर अगले स्टेज पे 150 तक 40% लगेगा, और 40 से ऊपर 45 लगेगा, या जी एज ए होल सब पर 45 लग जाएगा? नहीं, जो आपने पहले सिनेरियो किया है ना वो है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, उसकी टेंशन ना ले। हम एक छोटी सी एग्जांपल करें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपने जो पहली बात कही है ना, आपके लिए से मैं कहता हूँ 2 लाख इनकम है, ठीक है ना? तो पहले जो 37,700 पाउंड होंगे ना उसमें 20% लगेगा। फिर उसके बाद 37,700 से लेके 1.5 लाख के बीच में की जो अमाउंट होगी उसमें आपके 40% लगेगा। और फिर उस 1.5 लाख से ऊपर जो 2 लाख तक की अमाउंट है उसमें 45% लगेगा। ठीक? राइट सर। जी एक्सक्यूज नहीं मी सर, साहब। मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि अगर हम लोग एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सपोज, तो जैसे कि हम पाकिस्तान में एक चैरिटी पे करते हैं या सपोज ज़कात पे करते हैं, तो उसके ऊपर तो हमें वो एक अनचार्जेबल टैक्स हो जाता है ना। तो अगर यूके में भी हम एज अ मुस्लिम के तौर पे रजिस्टर हैं और हम इसी तरह ही अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं,
तो फिर हमारी इनकम कम हो जाती है, तो फिर हमें कितने परसेंट से लगेगा? सपोज मेरी 150 थी, उसमें से मैंने पूरे साल में 10,000 पाउंड्स की मैंने चैरिटी कर दी है या ज़कात अदा कर दी है, तो मेरी उस मतलब पे भी आएंगे, 140 हो गई है। उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ओके, नहीं, मे बी पता। नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम जब सॉफ्टवेयर पे करवाऊंगा ना, अव्वल तो जी मुझे जी याद होता है क्योंकि मैं ये चीज करवाता हूँ। इन केस अगर मैंने ना कर तो प्लीज आप ये पॉइंट लाजमी रेज करिए कि डोनेशंस का क्या सीन होता है, ठीक है? बट जी ऑब्वियसली मैं करा था क्योंकि वो एक हमारा एक अच्छा खासा पॉइंट है वो हमारा उसमें, ठीक है? तो मैं करा था। अच्छा, सेकंडली मैं आपसे उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप काइंडली रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें, मैं आपका नाम खुद ही कॉल करूंगा, देन आप अपना क्वेश्चन पूछा करें, ठीक है जी? नईम साहब। सर इसकी डेडलाइन का क्वेश्चन किया था मैंने, आपने वो बताया नहीं। 31 जनवरी 2024। सॉरी सर, 31 जनवरी। हाँ, 2024। और देखें आप लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ना मुझसे। खैर है, मैं बताने में मुझे मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मैं एक सीक्वेंस ले जाता हूँ, इसलिए मैं कोई डेडलाइन बताना मुझे कोई मसला तो नहीं था, मैं उसको बता लेता कि भाई डेडलाइन होती क्या है। खैर एक बार तो हमारा आपको जिक्र हुआ भी, बट स्टार्ट में चल लेकिन खैर जो आपकी होती है ना, जो आपका टैक्स ईयर एंड हो जाता है ना 5 अप्रैल पे ना, उसके बाद जो कमिंग जी, नेक्स्ट जो कमिंग आपकी 31 जनवरी होती है, वो आपकी डेडलाइन होती है, ठीक है? ऑनलाइन सबमिशन की। ठीक है सर। ठीक। और ये नोट्स जो जिससे आप हमें थोड़ा सा समरी बता रही हैं सर, ये लेक्चर वाइज आप शेयर करेंगे या कोर्स के एंड पे हमें मिलेंगे? लेक्चर्स बस शेयर करूंगा सर, ये लेक्चर्स जब एंड होते हैं मैं आपके साथ साथ आपको शेयर कर ठीक है दूंगा, सर। ठीक है? ओके सर, ओके। थैंक यू। जी मुदस्सर हुसैन साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये अर्निंग कितना चाहिए 1 पाउंड से लेकर 30,000 37,700। हम्म। सर इसमें ऑनलाइन लर्निंग भी शामिल है? मेरा क्वेश्चन फिर वही पे है कि इसमें ऑनलाइन लर्निंग भी शामिल है, इसमें सैलरी बेस्ड पर्सन के ऊपर या कोई भी सर अर्निंग होती है तो उसके बेस आपकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम्स हैं उन वो सारी मिलाकर टैक्सेबल अर्निंग्स में आपकी सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है? जो अभी मैंने आपको वो टैक्सेबल इनकम सारी बताई ना, रेंटल इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, सोल ट्रेड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, सेविंग इनकम, जो भी इनकम है, ओवरसीज इनकम, सारी वो मिला के, ठीक? थैंक यू सर। ओके। ओके जी फैजान। Ji, Assalamualaikum, sir. Can you hear me? वालेकुम सलाम। यस आई कैन। Okay, so I've got a question about the salary slabs. पाकिस्तान में ऐसा होता है कि 600,000 तक जो एनुअल इनकम है उसके ऊपर 0% टैक्स रेट है, वेर एज अभी आपने बताया है कि 37,700 पाउंड्स पर एनम पे 20% टैक्स है. So what if someone doesn't qualify for 37,700 pounds and if he earns 12,570 pounds, जो कि कल आई थिंक आपने लिखवाई थी और मैंने इसे मेंशन मतलब नोट किया हुआ है, तो उसके ऊपर 0% टैक्स रेट भी आपने बताया था कि अगर किसी की एनुअल इनकम 12,570 पाउंड्स है तो उसके ऊपर 0% टैक्स रेट है. हम्म। बोल देंगे सर, आप इस चीज की आप टेंशन क्यों लेते हैं सर? हम्म. ये नहीं सर, और बताएं। राइट. और अब क्या, हम क्या खिदमत करें? मैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछ ही रहा था कि कोई बंदा ये क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि मैं उसको कहूंगा यार ये लो पर्सनल लॉस। मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, आपने मुझसे पूछा। ठीक है सर। तो ठीक है. अब मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें पर्सनल अलाउंस को भी मैं कवर कर दूंगा, और जो हमसे पहले एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि टैक्स रेट्स अप्लाई कैसे होंगे, थोड़ा सा हम उसको भी बीच में कवर कर लेंगे, ठीक राइट. है? और सर आज आपने इस क्लास की एंडिंग तक वो जो है 5 मिनट देने हैं वो ऑडिट फर्म की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने कल क्वेश्चन किया था, फर्म रजिस्टर आ, करने के हवाले से. या मैं बिल्कुल माइंड में नहीं था, आई एम सॉरी, टू बी हम्म. वेरी फ्रैंक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई थॉट लाइक मैं यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि कल इस पे बात हुई थी, आपने कहा था कि कल जो है इसके ऊपर मैं एक्चुअली मैं एग्जैक्ट सारी चीजें आपको बता नहीं, मैं जेनेरिक तो आपको सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन वो मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए चीजें। चलें ठीक है.
मैं क्योंकि जेनेरिक देखिए ऐसा कुछ भी बीच में ऐसा सच नहीं होता है। अगर मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दूं, सबसे पहले आप तो जाहिर बात अपनी फर्म अपने रजिस्टर करानी होती है एज अ कंपनी, आप उसको बनाते हैं, ठीक है, लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। देन आप एचएमआरसी के पास खुद को एज एन टैक्स एजेंट रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। टैक्स एजेंट जब आप रजिस्टर कराते हैं तो एचएमआरसी आपसे ये कहता है कि भाई आप क्या यूके की किसी अकाउंटेंसी बॉडी के साथ एफिलिएट हैं या नहीं, ठीक है। इसके मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड होता था कि अब लोग चाइना में मेडिकल पढ़ के आते थे, एमबीबीएस करते थे। तो वो जब वो पाकिस्तान आते थे, तो वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस तब तक नहीं कर सकते थे जब तक वो आई थिंक एफसीपीएस है क्या उसका एक टेस्ट होता था, वो जब तक पास नहीं करते थे। जब वो टेस्ट पास कर लेते थे पाकिस्तान में, देन दे आर इक्वल डॉक्टर इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी डॉक्टर कहलाए जा सकते थे और वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते थे। एचएमआरसी वाले क्या कहता है, यू आर रजिस्टर्ड और इक्विवेलेंट टू एनी अकाउंटेंसी बॉडी इन यूके, जो कि मल्टीपल है, सीएमए, आईसीएमए, एसीसी, आईसीएडब्ल्यू, काफी है, ठीक है। इनमें से किसी के साथ भी आपकी इक्विवेलेंसी अगर होती है, देन आपको वो एज अ टैक्स एजेंट का स्टेटस आपको दे देते हैं, ठीक हो गया। अब उस ये होता है जब फिर आप अपनी टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। आपने सिंपल एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी, अपनी एक कंपनी आपने बनानी होती है जो कि 13 पाउंड पे बन जाती है, 15 पाउंड में आपकी कंपनी बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद जी। आपने एक ही प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि आप खुद कैसे टैक्स एजेंट बनाना होता है, ठीक है। टैक्स एजेंट बनाने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएँगे। देन हम चीज़ें बीच में लाते रहेंगे क्योंकि उसके भी हमें एक बेनिफिट होता है क्योंकि हम क्लाइंट के बिहाफ पे एचएमआरसी से डिस्कशन कर सकते हैं, हमें क्लाइंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, राइट, अगर एज मैं एन एजेंट। लेट्स से यस, लेट्स से आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं एज़ एचएमआरसी के पास लेट्स आप मेरे क्लाइंट बनते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जिस तरह मैंने अपने कहा ना, हर बंदे का एफबीआर पे अपना एक पोर्टल होता है। तो इस तरीके में हर बंदे का एचएमआरसी के साथ अपना पोर्टल होता है और मैं जो एक फर्म है वकास अकाउंटेंसी फर्म के नेम से जो है, उसका एचएमआरसी के पास अपना एक पोर्टल होगा, ठीक है? एज़ अ टैक्स एजेंट वाला, ठीक है? तो जब आप मेरे क्लाइंट बने तो मैं एचएमआरसी को रिक्वेस्ट डालूँगा, मतलब जो है ना एज़ अ क्लाइंट मैं आपको ऐड करूँगा और मैं एचएमआरसी को ये रिक्वेस्ट करूँ कि मैं फैज़ान साहब के बिहाफ़ पे एज़ एन एजेंट बिहेव करूँगा इन फ्यूचर, ठीक है? एचएमआरसी वाला क्या कहेगा, मुझे कोई मसला नहीं है बट मुझे फैज़ान साहब से पूछने दें। तो एचएमआरसी वाला क्या करता है, वो एक लेटर आपको इश्यू करता है, फैज़ान साहब आपको, वो आपके पोस्टल एड्रेस पे डिलीवर होता है, उसमें एक कोड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है? राइट। 6 डिजिट का कोड होता है। अब मैंने जब वो रिक्वेस्ट डाली एचएमआरसी को तो मेरी वो रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। वो कोड आपके पास आया है, आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे मेरे पास एचएमआरसी का ये लेटर आया है, इसमें ये कोड है। तो मैं कहूँगा मुझे ये कोड चाहिए, आप मुझे वो कोड दे देंगे, मैं अपने पोर्टल पे जाके वो कोड एंटर कर लूँगा एंड आई विल बी ऑथराइज्ड एज़ एन एजेंट फॉर यू। Then if there's any tax concern or issue or notice, then I can behave as an Faizan in front of HMRC. अंडरस्टैंड दैट। ठीक हो गया? तो मतलब हाँ। फैज़ान साहब बीच बीच साइड पे हो जाएँगे। इन शॉर्ट फैज़ान साहब को हैसल फ्री मैं कर दूँगा, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई मसला मसाइल होगी, मैं एचएमआरसी से डायरेक्ट आपके बिहाफ़ पे कोऑर्डिनेट कर सकूँगा। एक सबको मैं आपके एज़ अ लॉयर टाइप कह सकते हैं आप। ठीक हो गया? राइट, राइट। एंड देन अगर मुझे एचएमआरसी से आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या आप नहीं करना चाहते, डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। आप मुझसे कोई इनकम छुपाना चाह रहे हैं, तो मैं एचएमआरसी से वो चीज़ कन्फर्म कर सकता हूँ। राइट। ये एक सिनेरियो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नो वरीज़। अच्छा अच्छा सर, हमने एक एग्ज़ाम्पल की टैक्सेबल इनकम की, ठीक हो गया सर? मैं सेग्रीगेट नहीं करूँ कि मेरी कौन-सी इनकम कितनी थी, लेकिन मैं जस्ट एक जेनेरिक एक फिगर लिख लूँ ताकि हम ये देख लें कि हम टैक्स रेट्स अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, अब तो सबसे पहले टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे मुझे एक बंदा अगर किसी ने पॉइंट पे रोका ना तो उसको मैं शाबाशी भी दूँगा। लेकिन ख़ैर, फिलहाल छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन ख़ैर आई डोंट थिंक सो अगर किसी ने यूके टैक्स देखा तो शायद उसको पॉइंट नज़र आ जाए, अदरवाइज़ फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं करूँ वही आप समझे। यहाँ से मैं करूँगा, मुझे मेरी टोटल इनकम इतनी थी 2 लाख। अब लॉजिकली इन 2 लाख के 2 लाख पे मुझे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन एचएमआरसी वाला क्या कहता है कि आप मैं आपको थोड़ा-सा अलाउंस भी दे देता हूँ, टैक्स फ्री ज़ोन भी थोड़ा एन्जॉय कर लें। वो कहता है 12,570 जो है ना, वो लेस करता हूँ आपकी
टैक्सेबल इनकम, इसको बल्कि हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, जो आपकी हो जाएगी दैट शुड बी 187,430। हमारी इनकम इतनी बन गई, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने टैक्स स्लैब्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले मैं बेसिक रेट बैंड को अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेसिक रेट बैंड में मेरी कितनी इनकम आएगी? 37,700। उस पर रेट कितना लगेगा? 20%। अच्छा, अब मेरे पास अगला आएगा हायर रेट बैंड, ठीक है। अब अगर मैं वैसी रफली कैलकुलेट करना चाहूँ, तो अगर मैं 187 में से, बल्कि मैं ये करूंगा, सॉरी, मैं करूंगा प्लस इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 150 और 37,700 का, बल्कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। इतनी इनकम जो है ना मेरी, वो आ जाएगी 12,300। इसमें मुझे लगेगा 40% टैक्स, और एडिशनल जो मेरे पास बचेगी इनकम, वो होगी टोटल इनकम माइनस 37,430। इसमें मुझे 45% टैक्स पे करना होगा। इन सबको मैं अपने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जी अवैस भाई, सर मेरे ख्याल से जो पॉइंट आप मेंशन करने कह रहे थे, वो 100,000 प्लस अगर इनकम हो तो पर्सनल अलाउंस बस रिड्यूस ठीक हो है, जाता है। बस ठीक है, ठीक ठीक, सही सही सही। नहीं बोले तो बेहतर है। आप कह रहे सही है, लेकिन हम उसको फिलहाल छेड़ना नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ टेस्ट करते कि भी कौन मुझे बता सकता है। वो हम देख लेंगे, खैर उसकी आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। सर ये सिनेरियो है, यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज कंफ्यूजिंग हो, एनीथिंग आप पूछ सकते हैं। कोई बंदा जिसको बिल्कुल समझ ना आई हो कि हमने भी क्या किया। अच्छा, जी फैजान साहब। अच्छा सर, ये ऊपर जो आपने बेसिक रेट बैंड में जो अमाउंट्स लिखी हुई है 1 पाउंड से 37,500 पाउंड, तो इसको फिर 1 to 37,000 तो नहीं होना चाहिए, इसको तो होना नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जीरो क्योंकि से देखिए ना मतलब, वो पर्सनल अलाउंस भी तो उसमें उसकी भी डीलिंग आ रही है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप अपनी सारी इनकम्स लेंगे, उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे, देन उसके बाद रिमेनिंग, मैंने क्या लिखा हुआ है, नेट टैक्सेबल इनकम, इस पे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो राइट। उसमें पहले 37,700 की जो अमाउंट होगी, उस पर 20%, देन इसका जो इफेक्टिव अमाउंट बनेगी, जो कि बनती है, ठीक है ना यार, अगर इसको मैं 37,000, इसको जीरो ही कर लो यार, ठीक हो गया। इतने की अमाउंट पे आपको 40%, इसको मैं बल्कि अगर जीरो कर, ठीक है, इस पे आपको इतना टैक्स लगेगा, मतलब इतनी अमाउंट आप लेंगे, इतनी अमाउंट लेंगे, और रिमेनिंग जो बच जाएगी उस पे स्ट्रेट, चाहे वो मिलियंस है बिलियंस है जितनी भी है, उस पे आपको 45% टैक्स देना होगा। ठीक हो गया सर? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा जी, वो हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि डोनेशंस वाला, वो कौन था? जरा मैदान में है।
वो डोनेशन वाले क्वेश्चन किसने किया था? फैजान आपने ही किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया था। जी अस्सलाम अच्छा वालेकुम। जी सर मैंने किया था। अच्छा सर, बताएं आप क्या करते हैं कि अगर आपने डोनेशंस की हैं तो उसका क्या चक्कर हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, कितने डोनेशन किए ये बताएं मुझे। सर सपोज 10,000 इन पाउंड। इतने अच्छा कोई नहीं होता है, इतना अच्छा कोई नहीं होता, ठीक है ना, हॉल हॉल करो, हम कहते सर हैं 3,000। लेट्स पॉज लेट्स पॉज अगर assume तीन करते हैं हजार तो कर लो, 3,000 कर लो, तीन ठीक है, तीन हजार हजार की डोनेशन, जी ठीक ठीक है। है। जी श्योर सर। अब जी जी। HMRC वाला कहता है यार आप बड़े अच्छे इंसान है, ठीक है ना, आपने डोनेशंस किए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट दे देता हूँ, ठीक है। वो ऑलराइट कहता है कि इस अमाउंट को आप कंसिडर करो 80%, ठीक है, और इसको आपने हंड्रेड श्योर सर। परसेंट करना है, ग्रॉस अप करना है, तो आपने करना है ग्रॉस अप, मतलब आप करेंगे एक्स, नहीं बल्कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्स, में मल्टीप्लाई के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय ओके 100 डिवाइडेड बाय 80, आपने ये करना है, ठीक है। मतलब 3,000 को मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा डिवाइडेड बाय, उल्टा कर दिए यार, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, ठीक हो गया। ये ऐसा ही है कि अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि अगर आपने 3,000 डोनेशन किए ना, तो HMRC कहता है यार कि मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन बीच में करता हूँ, और मैं एज्यूम करता हूँ अपने जितनी अमाउंट की है ना वो 80% है, और उसके ऊपर 20% की अमाउंट मैं भी खुद से डाल देता हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऑलराइट HMRC सर वाला, दैट्स मतलब आपने एक्चुअली डोनेशन इतने किए, लेकिन HMRC कहता है मैं इस अमाउंट को 80% कंसिडर कर रहा हूँ, इसको आप ग्रॉस अप कर लो 100/80 से, जो कि बन जाता है 3,700। तो ऑन पेपर आपने डोनेशन कितने की है? 3,750 पाउंड्स की, ठीक हो गया। नो। अब इसका आपको फायदा क्या मिलेगा? आपका बेसिक रेट बैंड जो है ना एक्सटेंड हो जाएगा उतनी अमाउंट से जितनी आपकी ग्रॉस डोनेशन। पहले आपका बैंड क्या था? आपका पहले बैंड था ना 1 पाउंड से लेके 37,700 तक का था। अभी आपका बैंड क्या हो गया? 1 पाउंड से लेकर 41,450 पाउंड तक हो गया। दूसरा बैंड आपका कहां से स्टार्ट होगा फिर? 41,450, ठीक है, इससे स्टार्ट होगा अप टू 153,750 तक, और ये वाला बैंड आपका चेंज हो जाएगा 153,750 एंड अबव। समझ आए? जी सर थैंक यू। टेक्निकल तो नहीं था, मुश्किल तो नहीं था ये वाला पॉइंट? एनीवन, किसी को इस पॉइंट की समझ नहीं आई? जी अवैस भाई। अच्छा सर, इन अ सिनेरियो जहाँ पे लेट सपोज एक टैक्स पेयर है, इस वाले एग्जांपल में तो वो तीनों बैंड्स में फॉल कर रहा है जो भी टैक्स पेयर है। अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेट रेट बैंड पे फॉल करता है, क्या उस सूरत में भी ये लेवल जो है वो ऊपर जाएगा? ये आप जिस लेवल पे भी है ना, जिस बैंड पे भी है ना, उसमें ये अप्लाई होगा, क्योंकि इसका बैंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक इसका है। आपकी डोनेशन से लेना देना है। जितने आपने डोनेशन किए इसको आपने ग्रॉस अप कर देना है, और उस ग्रॉस अमाउंट ने आपके बैंड्स को उतनी अमाउंट से एक्सटेंड कर देना है, ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा, जी कैसे भाई? सर इसमें कोई एज की लिमिट भी है इनकम के उस पे जो कैसे भाई, थोड़ी सी आवाज वो आपकी समझ नहीं आ रहा है, सॉरी, थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा। सर इसमें इसमें कोई एज की लिमिट्स भी हैं इनकम और टैक्सेबल इनकम के इसलिए स्लैब्स के लिए लाइक 60 ईयर्स से ओल्ड इंडिविजुअल है और उसकी इनकम भी है। अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा अच्छे से जवाब दूंगा सर। एक बंदा जब रिटायर हो जाता है उसको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। जी सर। हाँ अच्छा, जब क्वेश्चन पूछ लिया करें तो गायब ना हो जाए करें, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ गपशप लगानी ही पर आप लोगों ने,
ठीक है, मेरे साथ रेंज। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, चार्जेबल इनकम में ये क्या चीज लिखा हुआ है? जिसे पेंशन इनकम सर। तो मतलब अगर आप रिटायरमेंट एज के बाद आपको जो पेंशन मिल रही है उस पर भी नहीं आपको सर, टैक्स नहीं देना है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेंशन इनकम नहीं है, वो रिटायरमेंट के मैं जस्ट बाद भी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट सर, ठीक देनी हो गया। ऑब्वियसली आप टैक्सेबल होंगे, इतने अच्छे नहीं है वो लोग, ठीक है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो। मतलब मैं अच्छा, उसके लिए अलाउंस वगैरह मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अलाउंस है 60 ईयर्स के बाद का या नहीं, क्योंकि मुझसे आज ही ये सवाल यहाँ पाकिस्तान में किसी ने किया है, और पाकिस्तान में तो ऐसे कोई अलाउंस नहीं है। नहीं ऐसा कोई अलाउंस नहीं होता, ऐसा कोई अलाउंस नहीं होता, जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर होता है उस तरह ही जो एजेड पर्सन होगा, रिटायर्ड पर्सन होगा, उसके लिए भी वही होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी नहीं साहब, आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा सर, ये जो आपने नेट इनकम लिखी हुई है 1,87,430, तो जी जी। इस पे जिस तरह आपने बताया था कि एडिशनल बैंड अप्लाई हो रहा है ना, तो उस हिसाब से तो इसका परसेंट टैक्स निकलता है। तो क्या हम इस पे एक ही मतलब रेट रेट अप्लाई करेंगे, या इसमें जो 3 बैंड्स लिखे हैं वो उस हिसाब से करेंगे? ये आपको क्या नजर आ रहा है? हमने हर बैंड की अमाउंट लेकर उस बैंड पे उतनी अमाउंट हमने अप्लाई की। अभी अगर मैं इन सब अमाउंट्स का टोटल करूं तो मेरे पास सर, एग्जैक्टली ये अमाउंट बन रही है जब ना। फर्स्ट बैंड के निकालने के बाद सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ऑब्वियसली, अब इन और इन उसके दोनों बाद का उस जो पे जो सेकंड होगा वो second होगा। एग्जैक्टली मैं एक सेकंड आपको वापस अपने सिनेरियोस पे ले जाता हूँ, ठीक है। क्या हमने क्या किया था? अच्छा जी, अब बताएं, सॉरी मैं थोड़ा वो उसको ठीक कर, जी अब बताएं। अब देखिए, पहले, बल्कि इसको यार मैं जीरो कर दे ताकि आप लोग की टेंशन खत्म हो जाए। जीरो से लेके 37,700 की अमाउंट जो कि जो मतलब पहले 1,87,430 में से पहले 37,700 अमाउंट जो कि उस पे लगेंगे कितने? 20%। सेकंड बैंड है आपके पास 37,700 से लेकर 1,50,000 तक। अब इसमें से देखें, ये 37,000 माइनस हो रहा है ना, क्योंकि बैंड स्टार्ट कहां से हो रहा है? 37,700 के बाद से। तो अगर मैं इफेक्टिवली देखूं तो 1,50,000 और 37,700 के बीच में कितनी अमाउंट बनती है? 1,12,300। तो मैंने क्या किया, 1,12,300 की अमाउंट पे कितना टैक्स लगाया? 40%। और रिमेनिंग अमाउंट पे चूंकि स्ट्रेट 45% लगेगा, तो मैंने क्या किया, टोटल इनकम ली, उसमें से बाकी ये दोनों बैंड्स लेस कर दिए और रिमेनिंग अमाउंट पे 45%। ठीक हो और इसमें जो पर्सनल अलाउंस है वो सिर्फ एक ही बार माइनस करेंगे? गया? और कितनी बार चाहिए आपको भाई मेरे? ऐसा थोड़ी होता है यार, जाहिर बात है एक ही बार आपको मिलेगा ना, क्योंकि ये पूरे साल के लिए आपको अवेलेबल होता है ना, ये आप पूरी साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस साल में आपको एक ही बार ही पर्सनल अलाउंस मिलेगा। ठीक हो गया? हाँ, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर की इनकम पे आपको दोबारा से पर्सनल अलाउंस मिलेगा, एंड जाते जाए और होता रहेगा ऐसे। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी अवैस भाई। सॉरी सर, असल में एक कन्फ्यूजन है छोटी सी, मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। मैं सर अभी मेरे सामने एसीसी की बुक खुली हुई है, F6 जो बेसिक टैक्सेशन है। उसमें सर ये बात लिखी हुई है कि बेसिक रेट टैक्स पेयर्स जो हैं उनको टैक्स रिलीफ चैरिटी पे सिर्फ मिलता है वो जो 20% अमाउंट HMRC पे करता है डायरेक्टली टू द डोनेशन टू द चैरिटी। लेकिन अगर आप हायर रेट या फिर एडिशनल रेट पे हो तो फिर आप ये ग्रॉस अप अमाउंट को एड अप करते हो। सॉरी, मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। लेट्स से कि अगर एक इंडिविजुअल है वो सिर्फ बेसिक रेट बैंड के ऊपर है, वो सिर्फ उसकी जो सैलरी है लेट्स सपोज 37,700 के अंदर अंदर फॉल करती है, और अगर वो चैरिटेबल डोनेशन देता है तो जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ वो 20% का अमाउंट होगा जो HMRC पे करेगा टू द चैरिटी। दैट्स इट। लेकिन अगर आप
आप फॉल करते हो हायर रेट बैंड के अंदर, तब आप इसको ग्रॉस अमाउंट को ऐड कर सकते हो अपने बैंड के अंदर। ये उसमें बुक में लिखा हुआ है ACCA की, तो अगर आप सोच क्लैरिफाई कर लें प्लीज। अच्छा, अगर आप देखें तो दोनों के इम्पैक्ट सेम नहीं है। और सर सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पे लेट्स से ये जो लेट 7,000। लेट मी क्लियर लेट मी क्लियर हमने कहा हमारा बैंड, जो पहला वाला बैंड था, ठीक है, ये हमारा जी जी एक्सटेंड हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक हो गया? जी ऐसे ही है। जी मतलब सर अब ऐसे। मैंने पहले 41,450 वाली जो इनकम होगी उस पर कितना टैक्स लगाना होगा? 20%। 20%। हाँ, अगर हम ये सिनेरियो ना लें तो मतलब इस पे मुझे नॉर्मली टैक्स कितना, अगर मैं इसको बेसिक रेट पे ले जाता तो इस अमाउंट पे मुझे टैक्स कितना बनता है? 20%, 750। 750 बिल्कुल ठीक, ऐसे ही। ठीक है। और अगर मैं इसको हायर में ले जाता हूं तो 1500, तो मुझे 750 टैक्स की सेविंग नहीं हुई 20%, क्योंकि वो 20% जो मुझे 40% पड़ना था वो मुझे भी 20% पड़ रहा है, तो मुझे बीस जी जी परसेंट सर, की लेकिन टैक्स। उसके लिए हायर, अगर एक बंदा हायर रेट बैंड पे हो ही ना, लेट सपोज अगर एक बंदे की एनुअल सैलरी की 40,000, तो उसके हम्म। ऊपर तो अगर मैं 12,570 हटा देता हूँ जो पर्सनल अलाउंस है, तो मैं तो बेसिक रेट बैंड पे फॉल करूंगा, मैं तो हायर रेट पे फॉल ही नहीं करूंगा। और अगर मैं 40,000 कमा के अगर मैं 3,000 पाउंड का डोनेशन देता हूँ, तो फिर मैं टैक्स का बेनिफिट डायरेक्टली नहीं ले सकता, बस ये कि उसका जो 20% है वो चैरिटी को मिल जाएगा, दैट्स इट। हाँ, एग्जैक्टली, तो उस यही होगा। केस में फिर मैं अब अपने बैंड के अंदर ये 37,50 ऐड नहीं कर पाऊंगा, अनटिल अनलेस कि मैं हायर रेट के ऊपर टैक्स ना पे अब कर रहा हूँ HMRC को। अब सर देखिए, हमने इस वक्त जो डोनेशन की एग्जांपल ली ना, हमने अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ली, ठीक है ना? वहां पे लोग डोनेशन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देते, वहां पे लोग अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से डोनेशंस देते हैं, ऐसा ही है। ठीक है? तो वो, अगर एक बंदे को लगता है ना कि भाई मुझे इससे बेनिफिट नहीं हो रहा, वो कभी भी डोनेशंस नहीं करता। ठीक है। वहां पे हर एक चीज जो है ना टैक्स प्लानिंग के मुताबिक होती है। अभी हमारा अपना एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कि भाई हमारी इनकम में इतना जो है ना 2.5% आपने डोनेशन करनी होती है, वो हमारा हम्म। एक अपना पर्सपेक्टिव। लेकिन गोरों के लिए ये पर्सपेक्टिव, वो अपने टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से डोनेशंस करते हैं। अगर एक बंदे को लगता है कि भाई मैं हूं बेसिक रेट बैंड का, हाँ, अगर वो एक अच्छा बंदा है, वो खुद से एक नेक नियति से करना चाहता है, वो करेगा। लेकिन अगर एक बंदा टैक्स पर्सपेक्टिव देख रहा है तो वो कभी भी नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि उसको डायरेक्टली बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा बेसिक रेट रेट उसको बैंड वालों फायदा को। नहीं हो रहा है उसका, उसको ठीक है। फायदा नहीं हो रहा है। बस फायदा जो ठीक है। एक बुक में जो उन्होंने लिखा था वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से था कि भाई लेट सपोज अगर आपको 2,000 किसी को डोनेट करना है, तो फिर आपको 2,000 खुद पूरे देने की जरूरत नहीं है, आप उसका 80% दे दो, वो 20% खुद जो है वो क्लेम कर लेगा HMRC से। एग्जैक्ट वही है ना, अपने जितने दिन उसके ऊपर जी 20% टॉप अप जो है ना जी। HMRC खुद से कर लेता है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। थैंक ओके। जी, मुदस्सर हुसैन साहब। सॉरी सर, मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है, बेसिकली मुझे यूके की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मुदस्सर साहब, आपकी लेकिन हमें ये सर आप आवाज की मुझे समझ नहीं आ रही। अलाउंस क्या है? मुदस्सर साहब, आपकी आवाज हमें समझ नहीं आपने आ मुझे रही। आपका माइक जो है बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन कर रहा है, समझ नहीं आ रही हमें। सॉरी सर, मैंने जी अभी जी, आप हैंड फ्री को ऑफ किया है। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने लेस पर्सनल अलाउंस लिखा है, ये सैलरी के अलावा उन लोगों को मिलता है जो यूके के अंदर, मतलब कि कोई भी सैलरी पर्सन होता है या कोई और चीज, मतलब कोई जॉब करते हैं तो? सर मैंने ये क्या, ये हमने लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम, ठीक है? जी जी। टैक्सेबल इनकम में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं सर? जितनी भी सर आपकी इनकम होती है जो आप बिजनेस लेते हैं, बिजनेस से लेते हैं, या कि सैलरी पर्सन होते हैं। आपकी जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, बेशक चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, रेंटल इनकम हो, सोल ट्रेड इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, सेविंग इनकम हो, कोई भी इनकम हो, या जितनी भी इनकम हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, उन सबको आप पहले जमा कर लेंगे। उनमें से एज अ होल 12,570 का पर्सनल अलाउंस आप लेस करवा सकते हैं। ठीक है? इट डजेंट मैटर, क्या डजेंट मैटर, आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है जो कि टैक्सेबल है, उन सबको आप क्लब करेंगे, जमा करेंगे, उनमें से आपको एक रिलीफ मिल जाएगा 12,570 का, राइट?
सर ये सबके लिए इम्प्लीमेंट है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर, सर इसमें जाहिर बात है सबके लिए, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट है, मतलब सैलरी पर्सन के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी? सर। देखिए बात ऐसी है ना, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वकास की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, मैं अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ, कारोबार भी, सोल ट्रेड बिजनेस भी है, और मेरे डिविडेंड इनकम भी आ रही है। तीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है, ठीक है। मैंने अपनी उन तीनों की तीनों इनकम को जमा किया, उनमें से मैंने पर्सनल अलाउंस लेस कर दिया। इट डजेंट मैटर कि मुझे पर्सनल अलाउंस किस सोर्स ऑफ इनकम पे मिलेगा, ठीक है। मुझे अच्छा, पर्सनल अलाउंस के लिए आपको किसी सोर्स ऑफ इनकम का डिफाइन होना जरूरी नहीं है। आपकी जितनी भी इनकम्स होंगी उन सबका आप क्लब करेंगे, आपको एक रिलीफ दे दिया जाएगा कि इतनी इनकम पे हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद वाली जो इनकम बचेगी उस पे आपको हमें टैक्स पे करना होगा, ठीक है। बेशक चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, सोल ट्रेडर हो, सेविंग इनकम हो, कोई भी इनकम हो उसकी, ठीक हो गया। जी सर, शुक्रिया, थैंक यू सर, समझ आया। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सस्पेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्लास को भी वाइंड अप करते हैं। सस्पेंस क्या चीज है हमारे पास के, बाकी प्यारे भाई, हमारे टैक्स रेट सारे यही होंगे, लेकिन जो डिविडेंड इनकम होगी ना हमारी, उसके थोड़े से टैक्स रेट्स डिफरेंट है। कैसे हैं? 8.75%, 33.75% और 39.35%। आपकी जो डिविडेंड इनकम होगी, आपकी जितने भी टैक्सेबल इनकम्स हैं, उसमें से सिर्फ आपकी जो डिविडेंड इनकम होगी उस पे ये वाले टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। बाकी आपकी तमाम टैक्सेबल इनकम्स पे ये वाले टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। कोई कंफ्यूजन? एनीवन? किसी को किसी चीज इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल आपको मैं ये टैक्स रेट्स बता सर रहा हूँ, इसके बाद जो हम जब इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली करेंगे देन आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक हो गया। मैं जस्ट फिलहाल फॉर द नॉलेज पर्पस आप इन चीजों को नोट करते जाएं, ठीक हो गया। जी अवैस भाई। सॉरी सर। जी अच्छा सर, मुझे इसमें जो जो क्लैरिटी चाहिए डिविडेंड्स इनकम में, वो ये चाहिए कि आपको पता होगा जैसे कि स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से प्रेफर्ड का जो डिविडेंड होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, और ऑर्डिनरी शेयर इग्नोर कर होल्डर। दो उसको, उसको अच्छा, इग्नोर कर दो। ठीक है, कुछ मतलब डिविड डिविडेंड है, प्रेफर्ड का डिविड हो था, ऑर्डिनरी का हो, बस ठीक है। इट डजंट मैटर। ठीक है सर। ओके। जी मुदस्सर साहब फरमाइए। सॉरी सर, सर सर ये भी बताया है ये 8.7.5%, सॉरी। और जी जी ये क्या, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई सर। सर, हमारे पास जो जितनी भी टैक्सेबल इनकम्स है ना, उसमें एक अदद इनकम है डिविडेंड इनकम भी, ठीक हो क्या जी। अगर हमें किसी कंपनी से या कहीं से भी अगर हमें डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो डिविडेंड्स पे आपके ये वाले टैक्स रूल्स, टैक्स रेट्स अप्लाई नहीं होंगे, ये वाले टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। मतलब अगर आपकी, लेट्स आपकी और कोई इनकम नहीं है, आपको सिर्फ डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो आपके पहले 37,700 डिविडेंड्स पे ये टैक्स रेट अप्लाई होगा इंस्टेड ऑफ 20%। अगर 37,000 से अबव के डिविडेंड्स हैं अप टू 150,000, उस पे 40 की जगह ये टैक्स रेट अप्लाई होगा। और अगर वो 1,50,000 से अबव के हैं तो उस पे आपका ये वाला टैक्स रेट अप्लाई होगा, ठीक हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक अच्छा, ये था आज का हमारा एक छोटा सा खुलासा। अब हमने डिविडेंड का हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि भाईजान डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट्स हैं। अब एक छोटी सी फक्की मैं आप लोग को और भी दे देता हूँ जाते जाते, क्या याद रखेंगे?
कोई कंफ्यूजन? आपकी जितने भी डिविडेंड इनकम होंगे, लेट्स अगर आप कहते हैं आपकी 20,000 के डिविडेंड्स हैं आपको मिले, ठीक है, तो उसमें जो पहले 2,000 होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे, उस पर कोई टैक्स रेट नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। इन शॉर्ट 20,000 डिविडेंड थे, तो 20 में से 2,000 लेस कर देंगे, 18,000 पे आप पे ये टैक्स रेट अप्लाई होगा फिर, ठीक है। सेम सेविंग इनकम, सेविंग इनकम क्या, जो बैंक इंटरेस्ट आपको मिलते हैं, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, सेविंग्स अकाउंट खोला हुआ, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उससे आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है, बेसिक रेट टैक्स पेयर मतलब क्या है, वो इंसान जिसकी टोटल पूरे साल की इनकम 37,700 से कम है, उसे हम कहते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर। अगर एक बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है और उसकी इंटरेस्ट सेविंग इनकम आ रही है, तो जितनी भी सेविंग इनकम होगी उसमें से पहले 1,000 पाउंड उसके लिए एग्जेम्प्ट है। और अगर एक बंदा हमारे पास हायर रेट टैक्स पेयर है, मतलब वो उसकी इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड हो रही है, तो उसके लिए पहले 500 की जो सेविंग इनकम होगी वो एग्जेप्ट होगी। ठीक हो क्या? जी अवैस भाई। सर इज दिस वन टाइम या हर साल ये अमाउंट में मिलेगी? फॉर दिस टैक्स ईयर, अगले टैक्स ईयर के, क्योंकि ये चेंजेस करते रहते हैं, कभी मतलब हर वेरीफाई। हर टैक्स ईयर पे के पहले दो, मतलब अगर अभी के हिसाब से बात करो, अगर कोई चेंजेस नहीं आते, तो अगर हर साल लेट सपोज एक बंदा 5,000 डिविडेंड इनकम कमा रहा है, तो हर साल के उसके 2,000 पे कोई टैक्स नहीं होगा, 3,000 पे लगेगा। अगर तो यही टैक्स रूल आगे फॉलो हो रहा है, तो क्योंकि जी ये जी, चेंज होते रहते हैं, चेंज ठीक है। होते हैं। हम फिलहाल इस टैक्स ईयर की बात करें तो इस साल टैक्स ईयर में ये यही सिनेरियो, ठीक हो क्या? ठीक है सर, मतलब वन टाइम नहीं है, जी, एनुअल है ये। हर साल के डिफरेंट हिसाब किताब होता है, लेकिन हाँ होता है इस तरह, थोड़ा बहुत ये लोग ऊपर नीचे कर रहे होते ठीक है सर, हैं। टू थैंक बी यू। वेरी फ्रैंक, पहले डिविडेंड एग्जाम नहीं होते थे, पहले उन्होंने फिर 1,000 किए, फिर अभी 2,000 है। मे बी खत्म भी कर सकते हैं, मे बी ज्यादा भी कर सकते हैं, मे बी यही कांस्टेंट रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट टैक्स ईयर। तो क्योंकि अभी तक वो नए रूल्स आए ही नहीं और ना हम उनको भी फॉलो कर रहे, तो अभी हम जिस टैक्स ईयर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम फिलहाल उसके देख रहे कि उनका क्या सीन है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अरसलान साहब। सर, अगर रिज्यूम करें कि वो एडिशनल रेट रेट बैंड में फॉल कर रहा है, तो फिर उसके लिए कोई भी नहीं है एग्जेम्पशन? नहीं सर, सिर्फ डिविडेंड वाले सिनेरियो में है, क्योंकि डिविडेंड के लिए इट डजंट, क्योंकि देखिए सेविंग, मैंने आगे हाँ, नहीं जी मैं सेविंग नहीं, सेविंग की बात। हाँ, नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारे पास है मुबशिर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये वालेकुम अस्सलाम। बताइए, ये जो डिविडेंड इनकम या सेविंग इनकम की एग्जम्पशन है, ये पर्सनल अलाउंस के अलावा है? एग्जैक्टली। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी कहता हूँ। आपने अच्छी बात की कि कैसे बनेगी। हमारी ये टैक्सेबल इनकम हमारे पास आई ना, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल हम करते हैं, डिविडेंड्स हमें आए, हम कहते हैं 25,000 क्या है हमारे पास, ठीक है। सेविंग इनकम हमारे पास आई, मैं कहता हूँ 7,500, ठीक हो गया, ये आई। अब मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से 2,000 लेस करूंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं 1,000 कर लूँ, क्योंकि मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ। तो मेरी टोटल जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 29,000 बनेगी, और मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम ये हो जाएगी। ठीक हो क्या सर? हालांकि मेरी एक्चुअल इनकम कितनी आई थी मुझे, 32,500 आई थी, लेकिन उसमें से मैंने वो एग्जेप्ट वाला जो एलिमेंट है ना, ऑलरेडी मैंने लेस कर दिया है। और तो मुझे क्या हो गया, मुझे मेरे इनकम जो है ना कम हो गई है। अब ये मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई है, उसमें से मैंने पर्सनल अलाउंस लेस करा दिए हैं, ये मेरी नेक्स्ट नेट टैक्सेबल इनकम आ गई है। और प्यारे भाई अगर हम यहाँ पे देखें, तो हम जो है ना ये हमारे बेसिक रेट बैंड में फॉलो हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, 16,930 पे 20% टैक्स अप्लाई कर दूंगा, और मेरा इतना टैक्स पेबल बनेगा। ठीक हो गया मुबशर साहब? मुबशर साहब क्लियर?
जी सर, लेकिन सर इसके अंदर ये 20% तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड की जो इनकम है 23,000 उसके ऊपर तो हाँ 8.75 अप्लाई होगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट, आपने सही पकड़े हैं हमें। तो हमारे पास जो सेविंग इनकम हमारे पास बनी है, दिस शुड बी हियर, और जो हमारे पास डिविडेंड इनकम हमारे पास बनी है उसमें हमारे पास ये टैक्स रेट अप्लाई होगा, और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। और मेरे पास जो मेरा मेरे पास ये टैक्स बन जाएगा, करेक्ट। जी अब सर मैं ठीक है। चूंकि मेरे मेरे डिविडेंड की तरफ ध्यान नहीं है, मैं चूंकि इसको बिल्कुल सबसे एंड पे बताता हूँ ना कि टैक्स कैलकुलेशन, और नॉर्मली मैं इस तरह एक्सेल पे वो नहीं कराता। मतलब जब सारा हम एक इनकम क्रिएट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में मैं तभी ये चीज बताता हूँ कि यार डिविडेंड इनकम अलग किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा माइंड फिलहाल वही पुराने स्टेट में ही चल रहा था, बट नाइस कैच, परफेक्ट। अच्छा सर, ये हमारा अभी तक सिनेरियो था। एनीवन एल्स, किसी को कोई कंसर्न है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। नासिर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट इनकम है प्लस उसकी डिविडेंड इनकम है तो हम उन दोनों को क्लब करेंगे या सेपरेट रख के करेंगे उनको? देखिए क्लब तो आप ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। इसको अब मैं तो कहता हूँ, जब ये हमारे क्लास के भी एंड है, हम कल जो है ना, चूंकि एम्प्लॉयमेंट इनकम को भी देखेंगे और मैं वो सॉफ्टवेयर भी आप लोग के लिए प्रिपेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो जो मैं आप लोग की बताऊं, तो मैं उधर जब आपको सॉफ्टवेयर पे लेकर जाऊंगा तो हम पहले यहाँ पे अपने एक्सेल पे उसको कैलकुलेट करके क्या हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, देन हम फिर सॉफ्टवेयर से भी वेरीफाई करवा लेंगे ताकि आप लोग को दोनों फ्लेवर्स मिल जाए। ठीक हो क्या सर? हाँ, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि डिविडेंड इनकम के अलग टैक्स रेट्स है तो वो अलग आप कैलकुलेट करेंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो अलग से होगा, लेकिन पर्सनल अलाउंस इन दोनों इनकम को क्लब करके आपको मिलता है। ठीक हो गया? ठीक है ऐसा सर। नहीं है कि मतलब पर्सनल अलाउंस आप डिविडेंड इनकम से नहीं लेस करा सकते। आपकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम है आप उन सबको पहले ऐड करोगे, उससे पर्सनल अलाउंस लेस करवाओगे, देन आपके पास जो बाकी अमाउंट बचेगी उस पर डिविडेंड इनकम पे उसका अपना रेट लगेगा, और आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आपका अपना रेट लगेगा। ठीक हो? क्योंकि बाकी जितनी भी इनकम है उस सब पे हमारे स्टैंडर्ड रेट से लगते हैं, 20, 14, 45 लगते हैं। ठीक हो गया? जी अवैस भाई, हाँ। जी सर, ये छोटी सी बात, ये जो हम टैक्स बैंड्स जो डिविडेंड इनकम के हैं, जो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लगेगा, ये आफ्टर डिडक्टिंग दिस £2,000 डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली जी सर। ठीक ठीक है सर। हाँ। अब चूंकि मैं अभी एक्सेल पे कर रहा हूँ तो मुझे मैं पहले डिडक्ट करके देन मैं उस पर टैक्सेबल इनकम बना रहा हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है, अब चूंकि वो सॉफ्टवेयर है, दे आर स्मार्ट इनफ, हम वहां पे टोटल अमाउंट डालते हैं, उसको पता है कि भाई मैंने डिविडेंड इनकम में से पहले 2000 लेस कराने, तो वो उसको अपने टैक्स के कंप्यूटेशन में बाद में लेस करवा देता है। लेकिन नेट इम्पैक्ट हमारा हमारे लायबिलिटी से मकसद है, लायबिलिटी हमारी सेम ही आएगी। अब चूंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है नहीं कि मैं उसको एक्सेल पे कि मैं मतलब उस तरह हिसाब किताब चलाऊं, लेकिन होता ऐसे ही है आपकी इनकम में से, क्योंकि टैक्सेबल वो एग्जाम्प्ट है ना, तो वो आप टैक्सेबल इनकम में शो तो नहीं कराओगे ना। ठीक है? ठीक हो गया सर, समझ गया। क्योंकि पहले 2000 डिविडेंड इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है, मतलब एग्जाम्प्ट नहीं कह सकते, वो उस पर टैक्स लगता है लेकिन 0%। मैं एग्जाम्प्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मतलब आपके माइंड में आ जाए हाँ ये फ्री है, इस पे मुझे टैक्स नहीं लगेगा। एक्चुअली इसको हम एग्जाम्प्ट नहीं बोलते, ये जीरो रेट टैक्स इस पे लगता है। तो मतलब कोई टैक्स नहीं लगता पहले 2000 पे, तो एग्जाम्प्ट ही हो गया, फ्री ही हो गया आपके लिए। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलें, thank you so much class for your time being so professional during the class, and इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, हमें भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।